तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने 12 का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको कंप्लीट कर लिया गया है हम लोग के द्वारा। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो पढ़ते थे वो चार्ज जो कि रेस्ट में होता था उसके बारे में पढ़ते थे। मेनली चार्ज जो रेस्ट में होता था उसके बारे में पढ़ते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे जो चार्ज किस में है, मोशन में है। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन है और इस जगह पे आपको हम खड़ा करके और बोले हैं कि यहाँ से जो चार्ज Q पास हो रहा है उस Q चार्ज को मेजर करिए, कितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। तो आप बोलिए कि सर यहाँ से चार्ज Q पास हो रहा है और t सेकंड में Q चार्ज पास हुआ। कितना सेकंड में? t सेकंड में Q चार्ज पास हो गया। तो हम पूछेंगे 1 सेकंड में कितना गया, तो बोलिएगा कि 1 सेकंड में चार्ज का मात्रा Q/t पास हुआ। तो हमको यहाँ पे देखना है चार्ज जो फ्लो हो रहा है सिर्फ उसके अमाउंट को नहीं, उसके अमाउंट को पर सेकंड देखना कि 1 सेकंड में वो कितना पास कर रहा है। तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिक करंट I = Q/t और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक करंट। सबसे सिंपल डेफिनेशन, एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये चार्ज कौन सा क्वांटिटी है। तो I का एक फॉर्मूला पहले समझ लीजिए, Q = NE भी होता है। तो I का फॉर्मूला एक और क्या हो जाता है? I = NE/T। फिर से सुन लीजिए, क्या हुआ? चार्ज का फ्लो। तो फ्लो का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है उसको देखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I का फॉर्मूला हो जाता है Q बटा में क्या? T, और Q = NE होता है तो I = NE/T हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद बात करें तो ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज का बाबू ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है चार्ज का ऐसा यूनिट? एम्पियर, जिसको सिंपली हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद करिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बताया गया होगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो उसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसके पास क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसके पास क्या होता है बाबू? मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो आप कह रहे सर हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी इसको स्केलर क्यों बोल रहे हैं? तो इसका जवाब सुन लीजिए, ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। किसको नहीं फॉलो करता है? तो बोलेंगे कि वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करने की वजह से ये कौन सा क्वांटिटी बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या है? तो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन समझिए क्या है। तो अगर मान लो कोई बॉडी है जिसके पास मास m है और हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन और इधर ही से फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तो आप आंसर बताइएगा कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आप ये बताइएगा। अगर ये बॉडी है, इसका मास है m, इस फोर्स पे इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो बोलेंगे बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? तो बोलेंगे बॉडी पे 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यही हम मान लो करंट, यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। तो आंसर होगा कि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को नहीं जोड़ रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। तब 5 5 कितना हो गया? 10। क्योंकि यही 5 और 5 जब यहाँ लग रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? 0। यानी कि ये 5 और ये 5 एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन को देखते हुए रिजल्ट बता रहे हैं। अगर अपोजिट है तो आंसर 0 आया, एक तरफ है तो आंसर कितना आया? 10 आया। लेकिन करंट के मामला में अगर कोई बॉडी है, इधर से 5 एम्पियर का करंट डालिए और इधर ही से 5 एम्पियर का करंट डालिए, आंसर कितना बताएगा? 10 एम्पियर। और यही अगर कोई बॉडी है, इसमें इधर से 5 एम्पियर का करंट डालिए और इधर से 5 एम्पियर का करंट डालिए, तब भी क्या बताएगा? 10 एम्पियर। तो क्या हो गया यहाँ और यहाँ इसके एडिशन और इसके एडिशन में आपको फ़र्क खुद समझ में आ रहा होगा। क्योंकि इसको हम जोड़ रहे हैं तो डायरेक्शन को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हैं।
ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करने की वजह से कौन सा हो गया बच्चों, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जितना बात बोले उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज को देखना 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है। तो डेफिनेशन बन गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आई का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, क्यू बाई टी। आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई टी। अब हम बोल रहे हैं चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने की वजह से इसको वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। ये स्केलर इस वजह से है क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को बच्चों ये फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, तो जब हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद अगर मैग्नीट्यूड को सिर्फ नहीं जोड़े, डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए जोड़ा जाए तो उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आप देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर हम एम्पियर यानी करंट का कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही ऐड करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ऐसा यूनिट के बारे में बात किया जाए तो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और इसका अगर सीजीएस यूनिट कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट बाबू इसका होता है बायट। क्या होता है, बायट जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो वेस्ट से ईस्ट जाएगा। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन वेस्ट से कहाँ जाएगा, ईस्ट जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात आपको और समझा दें, करंट कुछ होता ही नहीं बाबू, इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्लो करता है, करंट एक्चुअली कुछ होता नहीं है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और हम लोग ऐसा कन्विंस किए हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट हम एक चीज़ मानेंगे, करंट मानेंगे, ठीक है। और ये कन्वेंस किए ही चलते इसका नाम कन्वेंशनल डायरेक्शन भी पड़ता है। कन्वेंस किया हुआ इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो ये बात इलेक्ट्रिक करंट में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट में आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक, अगला टॉपिक में बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा टाइप्स ऑफ करंट। कितना तरह का करंट होता है, तो टाइप्स ऑफ करंट के बारे में बच्चों हम लोग समझते हैं। अब तो देखिए जनरली 3 टाइप का करंट होता है। कितना टाइप का करंट होता है, 3 टाइप का। एक का नाम होता है बाबू स्टेडी करंट, एक का नाम होता है वेरिएबल करंट, और एक का नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो 3 टाइप है करंट का। पहला का नाम हम रख दे रहे हैं दिस इज स्टेडी करंट। पहला करंट का नाम क्या है, स्टेडी करंट। दूसरा करंट है जिसका नाम है वेरिएबल करंट। दूसरा करंट जिसका नाम क्या है, वेरिएबल करंट। और तीसरा जो है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तीसरा का नाम क्या है बाबू, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके बाद अगर हम बात समझें, तीनों के बारे में समझते हैं। स्टेडी करंट, तो पहला अगर स्टेडी करंट बोले तो ये ग्राफ इसका देखिए, ये ग्राफ बना, ये ग्राफ ऐसे बन गया। ये मान लीजिए आई है, ये क्या है बाबू, टी है। अब देखिए ये मान के चलिए कि 5 एम्पियर करंट है, तो पहला सेकंड में कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। दूसरा सेकंड में कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। तीसरा सेकंड में कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। तो हम देख रहे हैं कि इस करंट का मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है, इस करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। और बाबू ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाला जो टाइम से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके ऊपर के हिस्सा को हम बोलते हैं प्लस और इसके नीचे के हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, माइनस। क्या कभी माइनस में आया है करंट, तो बोलेंगे इसका डायरेक्शन पॉजिटिव में है और हमेशा पॉजिटिव में ही रहा, मतलब कभी भी निगेटिव की तरफ नहीं आया। जैसे अगर हम बैटरी से करंट लें तो बैटरी से जो करंट अगर हम ऐसे लेंगे बाबू, तो इसका डायरेक्शन एक बार अगर करंट का ये बन गया डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इधर ही मेंटेन रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेगा। मतलब एक ही डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड तो सर चेंज हो नहीं रहा है, 5 एम्पियर हर जगह 5 ही है। क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अभी बताया कि डायरेक्शन भी इसका चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव में ही है। तो ऐसा करंट जिसका ना तो मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन बदले, तो ऐसे करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं, स्टेडी करंट बोलते हैं। ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। इसको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को स्लो करके।
द करेंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ स्टेडी करेंट। और स्टेडी करेंट देने वाला जो सोर्स है उस सोर्स का नाम क्या होता है? बैटरी। हमको बैटरी से जो है वो क्या मिलता है? स्टेडी करंट मिलता है बाबू। बात समझ में आ गया होगा। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद अगला जो करंट है उसका नाम है वेरिएबल करंट। अगला करंट का नाम क्या है बाबू? वेरिएबल करंट। तो वेरिएबल करंट क्या होता है देखिए, तो अगर हम बात करें वेरिएबल करंट का, तो करंट का वेरिएबल करंट इस तरह से डायरेक्शन इसका इस तरह से बना, ये मान लो I है, ये क्या है बाबू? T है। अभी आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर, थोड़ा देर के बाद ये घट के कुछ और एम्पियर हो गया, घट गया 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो हम बोल रहे हैं 4 3 2 1 0, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं समय के साथ? तो बोलेंगे कि हाँ मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है? चेंज तो हो रहा है। डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलेंगे कि 0 पे आके ख़त्म हो गया, मतलब कि इसका डायरेक्शन एक बार किस में था? प्लस में था, ये कभी माइनस में नहीं आया। तो बोलेंगे इसका डायरेक्शन कैसा है? तो बोलेंगे इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहे उसको स्टेडी करंट बोलते हैं। और ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो, तो ऐसे करंट का नाम क्या होता है? वेरिएबल करंट। ये मिलता कहाँ से है? तो एक डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर। एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है बाबू? कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब इसके पास क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस, और यहाँ से किसी सर्किट को हम जोड़ दिए। पिछला बार बैटरी लगाए थे, बैटरी एक सोर्स का काम करता है, लेकिन कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर रहता है। तो स्टोर है, अब जैसे ही यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा तो करंट तो ऐसे घूम के यहाँ आएगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जितना चार्ज है उतने ना करंट दे पाएगा। तो शुरुआत में करंट का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे इसमें से निकलते आएगा करंट, इसका चार्ज कम होते जाएगा, और चार्ज कम होते होते अगर 0 हुआ तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप समझिए कि आप नल ऐसे खोलिए तो नल से पानी गिरते रहेगा, हमेशा एक बराबर पानी गिरेगा, लेकिन वही नल को ऐसे चला करके एक ड्रम भर लिए हैं, और ड्रम से ऐसे पानी को कहीं दीजिएगा तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा पानी गिरेगा, लेकिन समय के साथ उसका स्टोरेज कम होते जाएगा, कुछ सेकंड्स के बाद पानी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वही नल बड़ी देर तक ऐसे ऐसे पानी देते जा रहा है। तो जो सोर्स होगा वो स्टेडी की तरह बिहेव कर रहा है बैटरी, और जो स्टोरेज है कैपेसिटर वो बिहेव किसके तरह कर रहा है? तो आप समझिए कि वेरिएबल करंट उससे निकलेगा। शुरुआत में करंट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे चार्ज निकलते जाएगा वैसे वैसे चार्ज कम होते जाएगा, और चार्ज कम होते होते इसका चार्ज ख़त्म तो करंट भी ख़त्म। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो, घटते जाए, लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज ना हो, तो हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर नाम का एक डिवाइस से हम लोग कौन सा करंट मिलता है? वेरिएबल करंट मिलता है। अब आता है अल्टरनेटिंग करंट। तीसरा करंट का नाम क्या है बाबू? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ में अल्टरनेटिंग करंट का ही इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं बाबू। जैसे देखिए इसका ग्राफ देखिए, अगर ये I है और ये क्या है बाबू? T है, इसका ग्राफ ऐसे बना है, तो बोलेंगे कि ये करंट थोड़ा देर प्लस में रहा है, थोड़ा देर किस में रहा? माइनस में, थोड़ा देर प्लस में, फिर थोड़ा देर किस में? माइनस में। मतलब इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? तो बोलेंगे इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करिए, अभी इसका 0 एम्पियर, अभी देख रहे हैं कि 5 एम्पियर, फिर देख रहे हैं कि 0 एम्पियर, फिर देख रहे हैं -5 एम्पियर, इसके बीच में बहुत सारा वैल्यू को अटेंड कर रहा है। तो ऐसा वैल्यू इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी इसका क्या हो रहा है बाबू? चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज हो रहा है। तो ऐसा करंट जिसका दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AC इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कौन देता है? तो इसके बारे में मैग्नेटिज्म में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। एक डिवाइस है जिसका नाम है AC जनरेटर। तो AC जनरेटर के द्वारा हमको क्या मिलता है? अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदले अल्टरनेटिंग, जिसका डायरेक्शन नहीं बदले सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले तो वेरिएबल, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदले उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट बोलते हैं। ये बात आपको समझ में बच्चों आ गया होगा। अब इसके बाद आगे समझते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ करंट। क्या समझते हैं बाबू? इफेक्ट ऑफ करंट। तीनों का डेफिनेशन, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। और फिर हो जाएगा द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्टेडी करंट। और ग्राफ बना हुआ है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब इसके बाद बाबू ध्यान देना थोड़ा अच्छे से,
इफेक्ट ऑफ करंट, अगला क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट क्या क्या है, तो इफेक्ट ऑफ करंट में देखिए, इफेक्ट ऑफ करंट में बताया जाता है एक इफेक्ट है जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है बाबू, इसी चैप्टर में आगे चल के इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बस इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास हो जाएगा तो वो पास हो जाने की वजह से वहाँ हीट हो जाएगा। करंट का चलना मतलब लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन का वायर में चलना विथ मल्टीपल ऑफ कॉलिजन। तो जब करंट कहीं से पास होता है तो लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते हैं। आप ही समझिए कि हाथ को आप ऐसे से रगड़िए कि हाथ गर्म हो जाएगा, तो बार बार कॉलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है, तो जहाँ से भी करंट पास होगा वहाँ पे हीट डेवलप हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वेन एवर करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, वायर और अ डिवाइस, द मल्टीपल ऑफ कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच द कंडक्टर, वायर और डिवाइस गॉट हीटेड, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला है बच्चों जिसका नाम है केमिकल। ये समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार टकराया तो मल्टीपल कॉलिजन की वजह से वहाँ क्या डेवलप हुआ, हीट, तो इसको बोलते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट। क्या नाम है इसका, केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहता है बच्चों, ध्यान देना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहता है कि अगर मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ मान के चलिए क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, क्या यहाँ पे है, इलेक्ट्रोड है ऐसे, और यहाँ पे नमक भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Na और Cl। अब जैसे ही इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, बैटरी से, तो इसका कॉम्पोजिशन Na प्लस कैथोड के ऊपर चल जाता है और Cl माइनस एनोड के ऊपर चल जाता है। जो माइनस से जुड़ता है उसका नाम क्या होता है बाबू, कैथोड होता है, और जो प्लस से जुड़ता है बैटरी के उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो ये जो Na जो प्लस है, मेटल है तो पॉजिटिव होगा, ये Na प्लस किस पे चल गया, कैथोड पे, और Cl माइनस किस पे चला गया, एनोड पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया। NaCl जो साथ में था वो अलग अलग हो गया। और ये जो ऐसा लिक्विड जिसके पास चार्ज रहे, ऐसा लिक्विड जिसके पास चार्ज रहे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ब्रेकडाउन किसका हो गया, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ये बात समझ में आ गया। तो बिना करंट का Na और Cl अलग अलग नहीं था, लेकिन जैसे ही करंट इससे पास हुआ तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बात। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का डेफिनेशन सुनिए, when current passes through an electrolyte its composition breaks down, its composition breaks down, this is called chemical effect of current। बिना करंट डाले कॉम्पोजिशन ब्रेकडाउन होता ही नहीं है, और इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम इसका पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको डिटेल में पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो मतलब इलेक्ट्रो मतलब करंट से इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन को तोड़ देना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो केमिकल इफेक्ट कहलाता है। अगर आप इसमें एसिड डालिएगा H2SO4 तो H2 प्लस अलग, SO4 अलग, HCl डालिएगा तो H प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो एक कॉम्पोजिशन को ब्रेक डाउन करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका काम आता है। दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तीसरा बच्चों इफेक्ट का नाम हम आपको बताएं, तीसरा इफेक्ट होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। जिसका नाम क्या है बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म। तो तीसरा इफेक्ट का नाम होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है क्या है उसको थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए एक ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, कौन थे, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, और उनके लैब में माइकल फराडे भी थे। तो उन्होंने क्या बताया था कि अगर यहाँ से रेसिस्टेंस है, एक्चुअल मैग्नेटिज्म में डिटेल में हम बताएंगे आपको स्टोरी इसके पीछे का, और यहाँ पे क्या है, भी है, और यहाँ रेसिस्टेंस। अब यहाँ से करंट जा रहा था I, और इन्होंने ओम्स लॉ के ऊपर स्टडी कर रहे थे, V = IR, आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, संयोगवश, कोइंसिडेंस, जानबूझ के नहीं रखे थे ये। अभी जैसे ही हिला ना बाबू, ऐसे ही वाला डिफ्लेक्शन किया ना, तुरंत माइकल फराडे और हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो हिल रहा है ये करंट की वजह से हिल रहा है, क्योंकि जब करंट इन्होंने स्विच से ऑफ रखा
जब स्विच को ऑफ कर देते थे तो ये डेविएशन नहीं होता था, जैसे ही ऑन करते थे ये डेविएशन होना शुरू हो जाता था। तो इनका कहना था कि अरे इस लगता है कि ये करंट की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, एक मैग्नेट पर अगर फोर्स लगा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर किसी मास पर फोर्स लगा है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अगर कोई चार्ज पे फोर्स लगा है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के द्वारा बनाया गया है तो सिर्फ वो मैग्नेट पर ही फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज द्वारा बनाया गया है तो सिर्फ वो चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा, मास पर मैग्नेट पर नहीं लगाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड मास द्वारा बनाया गया है तो ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ मास पर फोर्स लगाएगा, जैसा सोर्स रहता है उसी के पे फोर्स भी वैसा लगता है। तो ये मैग्नेट पे फोर्स लगने का मतलब क्या है कि करंट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट क्या हो रहा है, हिल रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी पे काम करता है कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाते हैं। व्हेन एवर करंट पासेस थ्रू ए वायर ए मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट अराउंड दैट वायर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तीनों फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं से करंट पास हो जाएगा तो वो हीट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपको हम बताएं, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी वजह से एक मैग्नेटिक नीडल वहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेक्ट किया। ये अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर a magnetic field exists. This is called magnetic effect of current, or we can say that when a magnetic needle is kept near a current carrying conductor then it shows deflection. This is called magnetic effect of current. बाबू एकदम टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं, क्योंकि आप जो भी देखिएगा एकदम टू द पॉइंट चलेगा। एक भी चीज़ जो है इसमें ऐसा नहीं है जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा गया है। आपका हर एक मोमेंट जो है इम्पोर्टेंट है, टाइम इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से बच्चों समझिएगा। इसके बाद आता है इफेक्ट, समझ गए, टाइप समझ गए। इसके बाद हमारा जो आता है अगला टॉपिक जो हमारा बाबू, ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन करता है, इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है इसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों इसको समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब कन्फ्यूजन में डाल सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो जैसे अगर वायर ऐसा है, अगर ये वायर ऐसा है तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी होता है। कौन सा वेलोसिटी होता है? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी कौन दिया? बाय नेचर, इसको भगवान द्वारा, नेचर द्वारा इसको दिया गया था। और ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है, बहुत तेज़ी से, लगभग 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड के आसपास। सोच लीजिए कितना तेज होगा, इतना तेज़ी से वाइब्रेट करता है। और रैंडमनेस, रैंडम रहता है, ये इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, और जहाँ से चला है वापस वहीं पहुँच जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी इधर उधर टकरा रहा है। तो थर्मल वेलोसिटी के पास कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी है और आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो आप रिजल्ट, कोई आउटकम नहीं दे पाइएगा। आपके पास एनर्जी रहे, साथ साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। तो वही इसके पास क्या है कि एनर्जी तो है लेकिन इसके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली इधर उधर भटक रहा है। और इस वजह से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है बाबू वो जीरो हो जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो गया, समझना अच्छे से, तो क्या ये किसी भी तरह का कोई फ्लो दे पाया? फ्लो का मतलब होता है चार्ज का एक जगह से दूसरे जगह तक चलना। अब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो क्या इसको बोलेंगे कि फ्लो हो रहा है? फ्लो के मतलब तो एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो फ्लो तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो कोई भी करंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये करंट टोटल कितना देगा? जीरो देगा। फिर से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से चलता है, रैंडमनेस के कारण नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। इस वजह से ये फ्लो नहीं माना जाएगा किया, और इस वजह से करंट का वैल्यू यहाँ क्या माना जाएगा? जीरो हुआ। लेकिन जैसे ही इसको हम अगर बैटरी से लगा देते हैं, जैसे इसको हम बैटरी से लगाए, तो बैटरी क्या किया कि यहाँ पर प्लस डेवलप किया और यहाँ पे क्या डेवलप किया? माइनस। लेकिन बैटरी के पास भी इतना क्षमता नहीं है कि उसके थर्मल वेलोसिटी को कुछ नुकसान पहुँचा सके, नहीं हो पाता है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि जब बॉडी आपस में से टकराता है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा, तो टकराते समय कोई भी चीज़ आप खुद सोचिए कि बॉल अगर किसी दीवार पे मारे तो दीवार से जब टकराएगा थोड़े देर के लिए तो रुकेगा,
और रुकने के बाद वापस आएगा। दो कॉलिजन होगा तो कॉलिजन में थोड़ा सा रुकेगा, और जिस समय रुकता है कॉलिजन के दौरान उस समय को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? इसका नाम दे देते हैं दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा कर रुकता है कॉलिजन के दौरान थोड़ा ही मोमेंट के लिए, उस टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और यही मौका मिलता है इस प्लस को कि हल्का से इसको खींचे और हल्का सा खींच के छोड़ दे, फिर यहाँ पे ऐसे टकराएगा, फिर हल्का सा खींचेगा छोड़ देगा। जैसे कुछ इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूमेगा, फिर हल्का से इधर, फिर यहाँ घूमेगा, फिर हल्का से इधर, फिर ऐसे घूमेगा, फिर इधर, फिर ऐसे घूमेगा, फिर इधर। तो ये दो मोशन चल रहा है कि नहीं? एक थर्मल वेलोसिटी हो गया और एक लीनियर वेलोसिटी हो गया। कौन सा वेलोसिटी हो गया? लीनियर वेलोसिटी। तो एक थर्मल वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी दोनों साथ साथ होने लगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को, थर्मल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं। मतलब ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल वेलोसिटी which is not contributing any amount of current and the linear velocity produced by the battery, और दोनों का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वेलोसिटी इज कंसिडर्ड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्टिंग कब होता है? ये जब वो रुकता है, और इस टाइम को बोलते हैं टाउ से रिप्रेजेंट होता है, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गया? आपसे अगर पूछे कि थर्मल वेलोसिटी यहाँ पे करंट देता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बोलना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया? क्योंकि ड्रिफ्टिंग का मतलब दोनों मोशन एक साथ। एक बात समझ लीजिए, जैसे कोई पागल खाना है, उस पागल खाने में एक पागल पूरा पीक पॉइंट पे है, सभी को मार के भगा दिया रूम में से। अब वो क्या कर रहा है? तोड़ फोड़ मचा रहा है रूम में। अब हम चाहते हैं कि वो पागल बाहर निकले, तो किया गया कि दरवाज़ा पे बैठ करके किसी तरह से उसमें एक रस्सी फंसाया गया, और जब वो पागल टकराता है किसी खंभे से तो रुकता है थोड़ा सा, वो उसको खींच लेता है। हल्का सा खींचा, फिर टकराने दिया, फिर हल्का सा खींचा, फिर टकराने दिया, फिर हल्का सा खींचा, फिर टकराने दिया। तो यही वेलोसिटी यहाँ हो रहा है। इस वेलोसिटी को किसी में क्षमता नहीं है कि उस पागल को डायरेक्ट इसको सीधा कर दे, नहीं। वो क्या कर रहा है? टकराने दे रहा है, जहाँ रुक रहा है उसको हल्का सा खींच रहा है, जहाँ रुक रहा है उसको हल्का सा खींच रहा है, जहाँ रुक रहा है उसको हल्का सा खींच रहा है, और लीनियर वेलोसिटी अटेंड कर रहा है थर्मल वेलोसिटी के साथ। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd बराबर ई बटा एम इंटू टाउ। क्या होता है फॉर्मूला? Vd बराबर ई बटा एम इंटू टाउ। ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप इसको बड़ी अच्छे से समझ लीजिए कैसे आया। तो बोलेंगे कि हम जानते हैं V बराबर U प्लस AT। U प्लस क्या होता है? AT। और ये जानते हैं कहाँ से? तो आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, मोशन में पढ़ाया गया होगा, फ्रॉम काइनेमेटिक्स। V बराबर U प्लस AT। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। तो किसी भी तरह का कोई वेलोसिटी शुरुआत में नहीं होगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए Vd लिख लिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। A का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा मास। A का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बटा मास। और टाइम को कौन सा टाइम बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब एक फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े होंगे, E बराबर है बाई क्यू। आपको पढ़ाए हैं बाबू, थोड़ा सा वीडियो में जाके पीछे देखिएगा, पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है 12 का। तो E बराबर क्या होता है? F बाई क्यू। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा? Q इंटू E। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा चार्ज की जगह E। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ला के रख दीजिए, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा? तो F इज इक्वल टू क्या होगा? ई बटा एम इंटू क्या होगा? टाउ। तो ये हमारा कौन सा वेलोसिटी हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। तो ये फॉर्मूला में E क्या है बाबू? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों तरफ से लगा है बैटरी के द्वारा, टाउ वो टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन रुकता है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो कॉलिजन हुआ उसके बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या है बाबू? मास है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद आप बताइए, जितना अच्छा से ड्रिफ्ट होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा या नहीं होगा? तो आंसर देना है कि सर ड्रिफ्टिंग के बाद ही तो करंट आ रहा है, तो ड्रिफ्ट अगर ज़्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आया हुआ है कि राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्या बाबू? करंट। देखिए, तो अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट।
तो ये देखना है, एक फॉर्मूला डेवलप होता है I बराबर NEAVD, ठीक है। इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है, एग्जाम में पूछता है इसका प्रूफ। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए कि प्लस, और यहाँ मान के चलते हैं क्या है, माइनस। इधर क्या डेवलप होगा, प्लस, यहाँ क्या डेवलप होगा, माइनस। और ये ड्रिफ्टिंग करते हुए ऐसे ऐसे बाहर आएगा। हमको अगर करंट निकालना है तो करंट का बेसिक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं बाबू, I बराबर Q/T। करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं, I बराबर Q/T। अगर हम Q निकाल लें, T निकाल लें, दोनों को भाग दे दें तो करंट निकल जाएगा। तो पहले जानते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है। तो देखिए, एक स्मॉल n होता है, स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होता है। अब इसमें पूछा है टोटल कितना चार्ज है, तो बोलेंगे टोटल चार्ज क्या है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, n को अगर हम चाहते हैं कैपिटल N को लिखना, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू वॉल्यूम। n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो टोटल वॉल्यूम है 5, टोटल वॉल्यूम कितना है 5, और एक वॉल्यूम में है 4, एक वॉल्यूम में कितना है 4, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, तो बोलेंगे कि टोटल वॉल्यूम 5 है ना, टोटल वॉल्यूम कितना है 5, और एक में 4 है चार्ज का मात्रा, तो टोटल कितना हुआ, तो एक में 4 इंटू 5 टोटल हो गया 20। n का मतलब हो गया एक यूनिट में कितना रखा हुआ है, और टोटल वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बाबू एरिया, पाई स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। तो क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम का एरिया इंटू लेंथ होता है, किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का। तो इस n को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें Q इज इक्वल टू एन, जैसा कि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो n का वैल्यू रख दो, NaLe, ये किसका वैल्यू हो गया, Q का वैल्यू हो गया। अब आप पढ़ेंगे टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बाबू, तो बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान के चले कि L है। क्या है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ लेंथ L है, और ये स्पीड कौन सा चलता है, तो बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है। किस वेलोसिटी से, ना लीनियर ना थर्मल, किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऐसे चलता है। तो डिस्टेंस हो गया L, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, Vd। तो हमारे पास ये हो गया टाइम, डिस्टेंस बटा में स्पीड। और I बराबर हम जानते हैं Q बाई क्या बाबू, T। I बराबर क्या जानते हैं, Q बाई T। तो Q का वैल्यू क्या है, NaLe, और T का वैल्यू क्या है, L बटा में Vd। ये L से L कट जाएगा, तो करंट का वैल्यू कितना मिल गया, NEA इंटू Vd। यहाँ N भी एक नंबर है, तो नंबर तो कांस्टेंट रहेगा ही, E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो भी कांस्टेंट, जो एरिया का वायर हम डाल दिए तो एरिया एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। तो I इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Vd। I इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बाबू, Vd हो गया। मतलब करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो इतना बात आपको आज क्या क्या पढ़ाया गया, व्हाट इज करंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करंट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ करंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अगला क्लास हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम बात करेंगे ओम्स लॉ पे, करंट डेंसिटी पे, रेसिस्टेंस पे, रेसिस्टिविटी पे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके।